बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज को मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। इसराइली फौज जेनिन से बाहर निकल गई। 10 दिन के ऑपरेशन में 36 फलस्तीनी जान बहक। गाजा में बमबारी जारी। गाजा में 10 लाख से ज्यादा लोगों को अगस्त में कोई राशन नहीं मिला। सूरत हाल नाकाबिल बयान है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट। हिजबुल्लाह ने इसराइल के फौजी ठिकानों पर किए ड्रोन हमले। कहा साउथ लेबनान में बमबारी का जवाब है। अरब हुकूमतें इसराइली जुल्म पर तमाशा देख रही हैं। खुशामद से कोई फायदा नहीं होगा, हुसी लीडर अब्दुल मलिक का खिताब। बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $250 मिलियन नई मदद का किया ऐलान। रशिया की फौज हथियार डालने वाले सिपाहियों को हलाक कर रही है। इंडिया, ब्राजील और चाइना यूक्रेन के साथ अमन बातचीत में मुसालहतकार बन सकते हैं। आलमी कॉन्फ्रेंस से पुतिन का खिताब। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर से समंदरी सिक्योरिटी मजबूत होगी। लॉजिस्टिक्स का खर्च कम होगा। वजीर कॉमर्स पीयूष गोयल का खिताब। आर्टिकल 370 तारीख का हिस्सा बन गया। दहशतगर्दी की जिम्मेदारी तय करने के लिए व्हाइट पेपर जारी करेंगे, अमित शाह का ऐलान। रेसलर्स विनीश फोगट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल हो गए। खरगे से मुलाकात। इलेक्शन से पहले हरियाणा में हलचल। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइली फौज 10 दिन के ऑपरेशन के बाद मगरबी किनारे के जेनिन से बाहर निकल गई। इस ऑपरेशन के दौरान 36 फलस्तीनी जान बहक हुए। 28 अगस्त को इसराइली फौज ने यहां एक ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके दौरान कई घरों पर धावे किए गए। इसराइली फौज और फलस्तीनी मुजाहिमतकारों के बीच झड़पें हुई। इसराइली फौज ने इस मुद्दत के दौरान 14 फलस्तीनी फाइटर्स को हलाक किया और 30 को गिरफ्तार किया। जेनिन में एक इसराइली फौजी भी मारा गया। इसराइली मीडिया में कंफर्म किया गया कि आईडीएफ जेनिन से पीछे हट गई है। गाजा जंग के 336 दिन पूरे हो गए हैं। इसराइली फौज ने रफा और गाजा के दूसरे मकामात पर बमबारी की। इसराइली हेलीकॉप्टर्स ने रफा को निशाना बनाया। खान यूनिस में भी हमले किए गए। सेंट्रल गाजा में नुसैरात कैंप को टारगेट किया गया। इन हमलों में कई लोग हलाक और जख्मी हुए। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि देर अल बरा में भारी तबाही हुई है और इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई हैं। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बड़ा जलजला आ गया। यूनाइटेड नेशंस के तर्जुमान स्टीफन जोरिक ने एक रिपोर्ट के हवाले से कहा कि सेंट्रल और साउथ गाजा में 10 लाख से ज्यादा लोगों को अगस्त के महीने में कोई राशन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि गाजा की सूरत हाल नाकाबिल बयान है। मस्जिद अक्सा में 50,000 फलस्तीनियों ने जुमे की नमाज अदा की। इसराइल ने जगह जगह पाबंदियां लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद 50,000 से ज्यादा मुसलमान जमा हुए। मगरबी किनारे से अक्सा जाने के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी गई। फजर की नमाज में भी हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। हिजबुल्लाह ने इसराइल के फौजी ठिकानों पर ड्रोन हमले किए। कई जगह रॉकेट भी दागे गए। इसराइल की तरफ से भी लेबनान में हमले किए गए। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि उसके अरकान ने रामोन नफ्ताली बैरक्स पर कमिकाज ड्रोन्स और BM-21 रॉकेट्स के जरिए हमला किया। हिजबुल्लाह ने कहा कि यह हमले साउथ लेबनान के सरहदी शहर में इसराइल की कार्रवाइयों का जवाब थे। इसराइल ने अतहियात हिल पर भी हमला किया। गाजा जंग शुरू होने के बाद से ही हिजबुल्लाह और इसराइली फौज के दरमियान मुसलसल झड़पें हो रही हैं। यमन के हुसी लीडर ने कहा कि अरब हुकूमत ने इसराइल के जुल्म का तमाशा देख रही है। अंसारुल्लाह तहरीक के लीडर ने टेलीविजन के जरिए खिताब करते हुए कहा कि इसराइल अपने हमलों के दौरान कुरान मजीद की बेहुरमती कर रहा है, मस्जिदों को आग लगा रहा है, लेकिन अरब हुकूमतें सिर्फ तमाशा देख रही हैं। अब्दुल मलिक अल हुसी ने कहा कि बाज़ अरब मुल्क और हुकूमतें सहयूनियों को खुश करने में लगे हुए हैं और अपनी हिफाजत के बदले उन्हें रियायतें दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि
عرب ملک چاہے جتنی بھی چاپلوسی کرنے، جب تک ان کی ضرورت ہوگی ان کا استعمال کیا جائے گا، اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ عبد الملک نے کہا کہ جہاد کے نظریے کو پھر سے زندہ کرنا چاہیے، صہیونیوں کو اسی کے ذریعے یعنی جہاد کے ذریعے ہی اکھاڑ پھینکا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کا زوال یقینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام مسلمانوں کی اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری اور فرض ہے کہ وہ صہیونیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بعض عرب حکومتوں اور صہیونی دشمن کے درمیان گٹھ جوڑ اور تل ابیب کی حکومت کے آگے ان کا جھکنا سب کو معلوم ہے، یہ بے عزتی کی بات ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے لیے $250 ملین کی نئی مدد کا اعلان کیا ہے، حالانکہ اس کی کافی مخالفت بھی کی جا رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں رشیا اور یوکرین کے بیچ جنگ تیز ہو گئی ہے۔ پینٹاگون چیف لائیڈ آسٹن نے بتایا کہ مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ بائیڈن $250 ملین سیکیورٹی مدد کے پیکیج کا اعلان کر رہے ہیں، اس سے یوکرین کی ضرورتیں پوری کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 50 ملکوں کا اتحاد مضبوطی کے ساتھ یوکرین کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک نازک وقت ہے۔ نئی مدد میں ہیمارس راکٹ لانچرز، اینٹی ٹینک اور اینٹی ایئر کرافٹ ہتھیار شامل ہے۔ یوکرین کی فوجیں کرسک کے علاقے میں دراندازی کر رہی ہیں اور آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن اس کے جواب میں رشیا یوکرین میں بھیانک حملے کر رہا ہے۔ ان میں درجنوں سویلینز ہلاک ہو چکے ہیں۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے اس دوران امریکی عہدیداروں سے کیو میں ملاقات کی اور مغربی ملکوں سے مطالبہ کیا کہ یوکرین کو مزید ہتھیار دیے جائیں۔ زیلنسکی نے کہا کہ ہمیں رشینز کو اپنی زمین سے نکال باہر کرنے کے لیے مزید ہتھیاروں اور فوجی مدد کی ضرورت ہے۔ ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رشین فوجی ہتھیار ڈالنے والے یوکرینی سپاہیوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ CNN نے یہ ویڈیو جاری کیا۔ یہ واقعہ ایسٹ یوکرین کے علاقے پروکوسک میں پیش آیا۔ پولینڈ میں یوکرین کے بچوں کے لیے اسکول جانا لازمی کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں قانون منظور کیا گیا ہے۔ 2.5 سال پہلے جنگ شروع ہونے کے بعد سے یوکرین کے کئی خاندان پولینڈ میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ تو رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ انڈیا، برازیل، چائنا یوکرین کے ساتھ امن بات چیت میں مسالت کار کا رول ادا کر سکتے ہیں۔ ایسٹرن اکنامک فورم کے سیشن سے خطاب کرتے ہوئے رشین صدر پوٹن نے کہا کہ انڈیا، برازیل اور چائنا کے لیڈرز یوکرین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہے ہیں۔ پوٹن نے کہا کہ وہ ان ملکوں کے ساتھ ٹچ میں ہیں۔ حال ہی میں وزیر اعظم نریندر مودی نے رشیا اور یوکرین کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے پوٹن اور زیلنسکی سے ملاقات کی تھی۔ انہوں نے یوکرین کے بارے میں انڈیا کا نقطہ نظر بھی پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ دور جنگوں کا نہیں ہے اور بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ کینیا کے ایک اسکول میں آگ لگنے سے 17 بچوں کی موت ہو گئی اور کئی زخمی ہوئے۔ یہ ایک پرائمری بورڈنگ اسکول تھا۔ زخمیوں کو الگ الگ ہاسپٹلز میں شریک کیا گیا۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ فوری ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا اور آگ بجھائی گئی۔ صدر ولیم روٹو نے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ وزیر کامرس پیوش گوئل نے کہا ہے کہ انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور سے سمندری سیکیورٹی مضبوط ہوگی۔ انڈیا کی G20 صدارت کے دوران اس کوریڈور کا آغاز کیا گیا تھا، لیکن مڈل ایسٹ کے دھماکوں حالات کی وجہ سے اس پروجیکٹ پر عمل شروع نہیں ہو سکا۔ گوئل نے انڈیا اور میڈیٹرینین سی کے ملکوں کے بیچ مضبوط تعلقات کا ذکر کیا اور کہا کہ اس تعاون سے لاجسٹکس کے خرچ میں کمی آئے گی، ربط ضبط یا کنیکٹیویٹی بہتر ہوگی اور چیزوں کی نقل و حرکت محفوظ ہوگی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جموں کشمیر کے اسمبلی الیکشنز کے لیے بی جے پی کا مینیفیسٹو جاری کیا۔ انہوں نے آرٹیکل 370 کی بحالی کا امکان رد کر دیا اور کہا کہ اب یہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ 2014 کے بعد یہ پہلے الیکشنز ہیں۔ امت شاہ نے کہا کہ وہ 2014 تک جموں کشمیر پر علیحدگی پسندی اور دہشت گردی کے سائے منڈلانے کے بارے میں ایک دستاویز جاری کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف ریاستی اور غیر ریاستی ایلیمنٹس جموں کشمیر کو تباہ کرنا چاہتے تھے اور حکومتوں نے بھی خوشامد کی پالیسی اپنائی تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جب کبھی انڈیا اور جموں کشمیر کی تاریخ لکھی جائے گی، 2014 اور 2024 کے برسوں کو سنہرے لفظوں میں لکھا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت جموں کشمیر میں دہشت گردی کی ذمہ داری طے کرنے کے لیے ایک وائٹ پیپر جاری کرے گی۔ کشمیر میں 3 مرحلوں میں اسمبلی الیکشنز ہونے والے ہیں۔
हरियाणा की सियासत में इलेक्शन से पहले हलचल मची हुई है। रेसलर्स विनीश फोगट और बजरंग पूनिया बाकायदा तौर पर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दोनों ओलंपियंस पिछले साल रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ताकतवर सदर और बीजेपी लीडर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के इल्जामात पर एहतजाज में आगे थे। उन्होंने कांग्रेस लीडर और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से 4 शंबे को मुलाकात की थी। जुमे को विनीश फोगट और बजरंग पूनिया ने सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में उनके मकान पर मुलाकात की और कांग्रेस में शामिल हो गए। खड़गे ने बाद में एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि चक दे इंडिया, चक दे हरियाणा, मैंने हमारे बासलाहियत चैंपियंस विनीश फोगट और बजरंग पूनिया से मुलाकात की, जिन्होंने हाल ही में जिन्होंने दुनिया भर में इंडिया का नाम रोशन किया है और हम इन दोनों पर फख्र करते हैं। कांग्रेस के दफ्तर में खिताब करते हुए विनीश फोगट ने कहा कि मुश्किल के वक्त में ही आपको मालूम होता है कि कौन आपके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि मैं मुल्क के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिन्होंने मेरे रेसलिंग करियर के दौरान मेरा साथ दिया। मैं उम्मीद करती हूं कि मैं उनकी तवक्कुआत पर पूरी उतरूंगी। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं क्योंकि मुश्किल वक्त में ही मालूम होता है कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस पार्टी से जुड़ते हुए फख्र महसूस हो रहा है जो औरतों के खिलाफ नाइंसाफी और बदसलूकी के खिलाफ उठ खड़ी हुई। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस ने एहतजाज के दौरान रेसलर्स की मदद की थी। इटली के एक टाउन में क्रिकेट पर पाबंदी लगा दी गई है। क्या है ये मामला? ये शहर एड्रियान कोस्ट पर वाक़ है जिसका नाम मॉन फेलिकॉन है। टाउन की मेयर ने क्रिकेट पर पाबंदी का हुक्म जारी किया। क्रिकेट खेलने पर 100 यूरो जुर्माना भी लगाया गया। इस टाउन में कई बांग्लादेशी रहते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। एक मकामी क्रिकेट टीम के कप्तान ने बताया कि इन लोगों का कहना है कि क्रिकेट इटली के लिए नहीं है, लेकिन असल मसला यह है कि हम गैर मुल्की है। यह फैसला शहर में बढ़ते हुए तनाव का नतीजा है। इस टाउन की आबादी 30,000 से कुछ ज्यादा है। इनमें तकरीबन 1/3 गैर मुल्की है। इनमें भी ज्यादातर बांग्लादेशी मुसलमान हैं जो एक बड़ा क्रूज बनाने के लिए 1990 के दशक के आखिर में यहां आए थे। मेयर एना मारिया ने बताया कि इन लोगों की सरगर्मियों के नतीजे में शहर की तहजीबी खुशबू मुतासर हो रही है। इस मेयर का ताल्लुक कट्टर राइट विंग पार्टी से है। वो एंटी इमिग्रेशन जज्बात की बुनियाद पर मेयर चुनी गई हैं। उन्होंने कहा है कि शहर की हिफाजत और ईसाई कदरों की हिफाजत उनका मिशन है। मेयर ने बताया कि हमारी तारीख को मिटाया जा रहा है, हर चीज़ बदल रही है और बद से बदतर हो रही है। इस टाउन में इटली के मकामी बाशिंदे बांग्लादेशियों के साथ रहते हैं जो आमतौर पर शलवार कमीज पहनते हैं और हिजाब करते हैं। इस टाउन में बांग्लादेशी रेस्टोरेंट हैं और हलाल शॉप्स हैं। अपनी 2 मियादों के दौरान मेयर ने शहर से कई बेंचेस को हटा दिया जहां पर बांग्लादेशी बैठते थे। उनका कहना है कि यहां इस्लामी बुनियाद परस्ती बढ़ रही है। क्रिकेट पर पाबंदी के बारे में सवाल का जवाब देते हुए मेयर ने कहा कि नई पिच तैयार करने के लिए जगह और पैसा नहीं है। क्रिकेट की गेंदों से खतरा होता है। उन्होंने कहा कि ये लोग कहीं भी बाहर जाएं और क्रिकेट खेलें, इसके लिए वो आज़ाद हैं। इस मेयर को जान से मारने की धमकियां भी दी गई हैं। खतरनाक बात यह है कि अब ये मेयर यूरोपीय पार्लियामेंट के लिए चुनी गई हैं और जल्द ही वो अपनी सोच ब्रुसेल्स तक ले जा सकती है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इस्राएली फौज जेनिन से बाहर निकल गई। 10 दिन के ऑपरेशन में 36 फलस्तीनी जान बहक। गाजा में बमबारी जारी। गाजा में 10 लाख से ज्यादा लोगों को अगस्त में कोई राशन नहीं मिला। सूरत हाल नाकाबिल बयान है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट। हिजबुल्लाह ने इसराइल के फौजी ठिकानों पर किए ड्रोन हमले। कहा साउथ लेबनान में बमबारी का जवाब है। अरब हुकूमतें इसराइली जुल्म पर तमाशा देख रही हैं। खुशामद से कोई फायदा नहीं होगा। हुसी लीडर अब्दुल मलिक का खिताब। बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $250 मिलियन नई मदद का किया ऐलान। रशिया की फौज हथियार डालने वाले सिपाहियों को हलाक कर रही है। इंडिया, ब्राजील और चाइना यूक्रेन के साथ अमन बातचीत में मुसालहतकार बन सकते हैं। आलमी कॉन्फ्रेंस से पुतिन का खिताब।
इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर से समंदरी सिक्योरिटी मजबूत होगी, लॉजिस्टिक्स का खर्च कम होगा, वजीर कॉमर्स पीयूष गोयल का खिताब। आर्टिकल 370 तारीख का हिस्सा बन गया, दहशतगर्दी की जिम्मेदारी तय करने के लिए व्हाइट पेपर जारी करेंगे, अमित शाह का ऐलान। रेसलर्स विनीश फोगट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल हो गए, खरगे से मुलाकात, इलेक्शन से पहले हरियाणा में हलचल। ये थी आज की खबरें, शेड्यूल अफरा सबको दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें।